Please start. Assalamu alaikum. I am Dr. Gul and I will be teaching the course of Medicine and Allied on the platform of Prep Experts Online Academy. Every time, whenever I will teach a topic, my aim is to let my students know the important aspect of the theoretical knowledge so that they can get through the MCQs in their exam. So, the topic of my today's demo lecture is myocardial infarction. Myocardial infarction, this is going to be an interactive lecture and everyone is welcome to ask questions in between and after the lecture. So जो बच्चे दरमियान में सवाल करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में करें, दे आर इनकरेज्ड कि वो चैट बॉक्स में करें। फिर अगर वो सवाल इम्पोर्टेंट होगा कि उसको इमिडिएटली आंसर करना है तो मैं उसी टाइम पढ़ के आंसर कर दूंगी। अगर वो सवाल एट द एंड ऑफ लेक्चर आंसर करने वाला होगा तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर उसका जवाब दिया जाएगा। अब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ये टॉपिक बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये टॉपिक कहाँ से मैंने उठाया है? एफसीपीएस के सिलेबस में स्पेशल पैथोलॉजी सेक्शन से ये टॉपिक है। अब इसमें सारे पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को ही फोकस किया जाएगा, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो या पास पेपर्स के अंदर आपने देखी होंगी या जो भी एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ये जो लेक्चर है आज का होगा। अब myocardial infarction, it falls under the category of acute coronary syndrome. So acute coronary syndrome, it comprises of unstable angina, non-ST elevation myocardial infarction, and ST elevation myocardial infarction. So what is the basic difference of unstable angina from myocardial infarction? Either it is NSTEMI or STEMI. It is basically the cardiac enzymes. In unstable angina, cardiac enzymes are negative, while in myocardial infarction, cardiac enzymes are positive, they are elevated. So myocardial infarction, it is of two types. It is non-ST segment elevation myocardial infarction or ST segment elevation myocardial infarction. So ECG changes के अंदर अगर आपको ST segment elevated मिल रहा है, this is STEMI। और अगर ST segment elevated नहीं है, आइदर उसके अंदर ST depression मिल रहा है या T wave की inversion मिल रही है। जो एन स्टेमी होता है उसके अंदर भी ईसीजी चेंजेस आती हैं, ये चीज़ याद रखनी है। बस एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं होता, आइदर वो डिप्रेस्ड होगा या टी वेव के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इनमें जो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एलिवेशन वाला मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, इसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन उन पर्टिकुलर लीड्स में मिलेगी जो ओवरलाई कर रहे होंगे उस एरिया को जहाँ पे इन्फाक्ट है। फ़र्क ये होता है कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है ये सब एंडोथीलियल इन्फाक्ट होता है। इसमें सब एंडोथीलियल इन्फाक्ट का मतलब ये है कि जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस है, इट इज़ लिमिटेड जस्ट टू द इंटीरियर वन थर्ड ऑफ द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटीरियर वन थर्ड सिर्फ इन्वॉल्व है, सो दिस इज सब एंडोथीलियल इन्फाक्ट। और जो एस टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इसके अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट होता है। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट का मतलब ये है कि इंटायर वेंट्रिकुलर वॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडोकार्डियम टू द एपिकार्डियम उसकी इन्वॉल्वमेंट है। So, what are the learning targets of this lecture? Learning targets में definition क्या है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स को भी इसमें देखेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, लोकलाइजेशन ऑन ईसीजी। इंटीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, लैटरल वॉल का इन्फॉक्शन है, एंट्रोसेप्टल है, ये चीज़ ईसीजी पे किस तरह से लोकलाइज होगी। इसके बाद इसका डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का, और कार्डिक एंजाइम्स क्या रोल प्ले करती हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। और एट द लास्ट स्लाइड जो है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है, ताकि आपको ये बात पता चले कि एमसीक्यू इसका किस तरह से मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के टॉपिक में से बनेगा, और एफसीपीएस के जो जितने भी एग्जाम ये पेपर बनते हैं उनमें वो किस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं। तो ये सारे वो लर्निंग टारगेट्स हैं जिनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं, और ये हाई यील्ड इसके जो है ना सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब डेफिनेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की, इट स्टेट्स दैट इट इज मायोकार्डियल सेल डेथ which is due to prolonged ischemia that is typically caused by an acute thrombotic occlusion of coronary artery. So prolonged ischemia, वजह क्या है इस्कीमिया की? एक्यूट थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज होता है हार्ट मसल में।
and there is myocardial cell death. This is myocardial infarction. What is the pathophysiology behind myocardial infarction? It occurs basically due to sudden disruption of blood flow to the myocardium. Whenever there is sudden disruption of blood flow, it leads to myocardial cell death. So what happens when there is sudden disruption of the blood flow? It leads to hypoxia. There is shift of metabolism from aerobic to anaerobic. ATP is depleted and eventually cell dies. So and this is very important. Extent of damage जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में है ये डिपेंड कर रहा होता है कि इस्कीमिया की स्वेरिटी क्या है और इस्कीमिया की ड्यूरेशन क्या है. इसी चीज़ से आप एमआई के पेशेंट जो है ये इसमें ड्यूरेशन और स्वेरिटी ऑफ इस्कीमिया जो है इसी के ऊपर आपकी बेस करी होती है मैनेजमेंट भी इसकी. और इसी से आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी आगे पढ़ेंगे. जो एवोल्यूशन ऑफ इसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उसमें भी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इरिवर्सिबल रिवर्सिबिलिटी खत्म होती जाती है, इरिवर्सिबल की तरफ चीज जा रही होती है. अब ये दूसरा लर्निंग टारगेट है इसमें आफ्टर डेफिनेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. इस पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, पूछे भी जाते हैं. टाइम दिया होता है, अक्सर टाइम दे के भी पूछ सकते हैं कि क्या चेंज एविडेंट होगी. ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको चेंज दिया हो और पूछा हो कि ये एमआई जो है कितनी टाइम पहले हुआ है. ये एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यू में भी डाला है. उसमें भी आप देखेंगे कि वाई दिस जो इसका पार्ट है ऑफ दिस टॉपिक ये इम्पोर्टेंट क्यों है. एवोल्यूशन को पढ़ना और इसको याद करना फॉर FCPS पार्ट 1. अब इसमें ऊपर लिखा है कि follows a time dependent pattern of necrosis, inflammation and healing. So it follows a time dependent pattern. 0 to half hour 30 minutes तक there is no visible change. Injury is reversible, कोई change भी visible नहीं है. अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस में माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग और मायोफिब्रिल रिलैक्सेशन होगी. फिर हाफ आवर से 4 आवर्स में वेवी फाइबर्स अपीयर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डेड मायोसाइट्स. early coagulative necrosis. So type of necrosis in myocardial infarction, it is basically coagulative. So this is also an MCQ. अगर बहुत आसान MCQ पूछ लें तो वो आपसे नेक्रोसिस की टाइप पूछ लेते हैं कि हार्ट के अंदर किस टाइप का नेक्रोसिस होता है. सो दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. सो इसमें जब भी नेक्रोसिस की बात होगी ऑलवेज रेफर टू दी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. सो आधे घंटे से लेकर 4 घंटे में वेवी फाइबर्स अपीयर होंगे. और वेवी फाइबर्स अपीयर होने की रीज़न क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डेड मायोसाइट्स जो होंगे उनकी स्ट्रेचिंग की वजह से. फिर अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा. ग्रोस चेंजेस अभी विजिबल नहीं है. तो 4 घंटे तक आपको कोई भी ग्रोस चेंज विजिबल नहीं है. अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं. जैसे यहाँ पे आधे घंटे तक आपको कोई विजिबल ग्रोस चेंज नहीं थी, इंजरी भी रिवर्सिबल थी. 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आपने इंटरवीन कर ली है तो इंजरी रिवर्सिबल है. इसी तरह से अगर 4 घंटे तक ले जाएं, टाइम को स्ट्रेच करें, तो तब भी कोई ग्रोस चेंज विजिबल नहीं है, लेकिन अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया है, वेवी फाइबर्स आना शुरू हो गए. फिर 4 घंटे से 12 घंटे में क्या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ रही हैं? अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, वो जो पहले स्टार्ट हुआ था वही आगे कंटिन्यू. एडीमा विजिबल होता है, हेमरेज, कॉन्ट्रैक्शन, बैंड नेक्रोसिस. सो ये 4 आवर्स टू 12 आवर्स, ये तो अक्सर MCQs जो हैं इसके उनमें ये पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड अपीयर हो रहे हैं तो कितना टाइम गुजर गया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये टाइम पता हो, ड्यूरेशन पता हो और उसमें क्या चेंजेस अपीयर होती हैं ये आपको ये पता होना चाहिए. सो ग्रोस चेंज क्या होगी 4 to 12 आवर्स पे? दैट इज़ डार्क मोटलिंग. और ये ओकेजनल है, हमेशा नहीं मिलेगी कि 4 to 12 आवर्स में हमेशा डार्क मोटिंग. बेसिकली ये कलर जो है वो डार्क होना शुरू रहता है, ये हमेशा नहीं मिलेगा. ओकेजनली दिस अपीयर्स इन 4 to 12 आवर्स विंडो. सो 12 to 24 आवर्स में माइक्रोस्कोपिक चेंज, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑनगोइंग होगा. न्यूक्लियस में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, पिक्नोसिस होगा. अर्ली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, न्यूट्रोफिल्स आके इन्फिल्ट्रेट. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन कब होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में. तो उसका आंसर 12 to 24 आवर्स है. इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं MCQs में. ये इसकी विंडो है. 12 to 24 आवर्स पे न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है. ग्रोस चेंज इसमें डार्क मोटलिंग ऑफ मायोकार्डियम एविडेंट होगी. फिर 1 to 3 डेज में माइक्रोस्कोपी पे देर इज एक्सटेंसिव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. दिस लॉस ऑफ न्यूक्लियाई एंड स्ट्राइएशंस, हैवी न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन. ग्रोसली देर इज येलो टैन एंड पैलर अपीयरेंस होगी, पेल अपीयरेंस अब जो इन्फार्क्टिव्स की होगी. फिर 3 to 7 डेज पे माइक्रोस्कोपिकली मैक्रोफेजेस अपीयर करेंगे एंड दे बिगिन फेगोसाइटोसिस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू.
सो मैक्रोसाइट ये पूछ सकते हैं कि मैक्रोसाइट्स कब अपीयर होते हैं। सो 3 to 7 डेज में मैक्रोसाइट्स अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स को भी लेके पूछा जा सकता है कि न्यूट्रोफिल्स कब अपीयर हुए हैं। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी करना पड़ेगा कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या चेंज अपीयर हो रहा है। बेसिकली जो मेडिसिन और अलाइड है, ये इसके अंदर पैथोलॉजी का जो कंपोनेंट होता है, ये खास तौर पे ही अंदर पेपर में डाला जाता है। तो फिर पैथो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको याद करना है। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लाइट लेके नहीं पढ़ सकते कि इससे एमसीक्यूज नहीं आपके होंगे। सो इसीलिए इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट करके मैंने लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। अब ग्रोसली मायोकार्डियम सॉफ्ट हो जाएगी, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ रप्चर। सो रप्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। क्लिनिकल रिस्क क्या होता है इस स्टेज पे 3 to 7 डे पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन के सेगमेंट में ये चीज़ आएगी। क्लिनिकल रिस्क है वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर, सेप्टल रप्चर, पेपिलरी मसल रप्चर 3 to 7 डेज के पीरियड में हो सकता है आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो 7 to 10 days. Microscopic change includes granulation tissue that starts to form at the periphery, and gross change there is on gross there is more prominent yellow tan tissue. 10 to 14 days में microscopically there is well developed granulation tissue with fibroblasts, collagen deposition and neovascularization. नई वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी, कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू वेल डेवलप्ड होगा। सो ये 10 to 14 डेज पे है। ग्रोसली रेड ग्रे डिप्रेस्ड इनफाक्ट बॉर्डर्स होंगे। 2 weeks to 2 month की जो टाइम पीरियड है, इसमें एक डेंस कोलेजनस स्कार होगा दैट रिप्लेसेस द नेक्रोटिक टिश्यू, और ग्रोसली वाइट फर्म फाइब्रोटिक स्कार बन जाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अब इस पीरियड में क्या है, 2 weeks से 2 months में देर इज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें जितना भी एवोल्यूशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पड़ी हैं, उसमें एक तो आपको टाइम ड्यूरेशन पता होनी चाहिए कि किस टाइम पीरियड में क्या चेंज अपीयर हो रही है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जैसे 3 to 7 डेज के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कि देर इज क्लिनिकल रिस्क है वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर। तो आपको कोई भी दे सकते हैं वो इस कि एमआई का पेशेंट है, और चौथे दिन जो है एमआई के पेशेंट में वो सिनेरियो दे के पूछ सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर गया है या कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाएंगे जिसमें वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर आपको कॉम्प्लिकेशन पिक करनी होगी, कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे। सो ये टाइम पीरियड भी आपने याद रखना है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये आगे कॉम्प्लिकेशन वाली स्लाइड के अंदर भी इसको डिटेल में देखते हैं। अब व्हाट इज द इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कोज क्या है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन एथेरोस्क्लेरोसिस। सो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं व्हाट इज द मेजर कोज, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज क्या है। सो मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज और जो मेजर कोज है एथेरोस्क्लेरोसिस है, लीडिंग टू प्लेक रप्चर एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अदर कोजेज इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी स्पेजम, एम्बोलिज्म और वेस्कुलाइटिस। लेकिन मेजोरिटी केसेस ऑफ एमआई में एथेरोस्क्लेरोसिस ही कोज होती है। सेवरल अब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, सेवरल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं दैट इंक्लूड स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया एंड ओबेसिटी। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एज, जेंडर एंड फैमिली हिस्ट्री। अब पेशेंट इसका किस तरह प्रेजेंट करता है। सो देयर आर सर्टेन साइंस एंड देयर आर सर्टेन सिम्टम्स। सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो चेस्ट पेन होती है, बड़ी क्लासिकल इसका एक है। अब ये चेस्ट पेन जो होगी ये स्वेयर होगी, सेंट्रल क्रशिंग लाइक और प्रेशर लाइक पेन होती है। इट मे रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म, नेक एरिया में रेडिएट कर सकती है, जॉ में रेडिएट करेगी, बैक पे और गैस्ट्रियम के एरिया में भी ये पेन हो सकती है। समटाइम पेशेंट बिल्कुल सिनेरियो में सिर्फ एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ भी आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन का सिनेरियो बना के दिया जा सकता है। सो ये सारी पेन की लोकेशंस याद रखनी है कि रेडिएट कहाँ पे कर रही है और किस किस एरिया में ये हो सकती है। सो इट मे रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, इट मे रेडिएट टू द नेक, जॉ, बैक और एपिगैस्ट्रियम। It lasts more than 20 minutes and it is not relieved by rest or nitrates. So unstable angina से इसको ये चीज़ डिफरेंशिएट कर रही होती है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ये more than 20 minutes लास्ट करता है और रेस्ट और नाइट्रेट से रिलीव नहीं होता। इसी तरह दूसरा इसका सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया जो है ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और पल्मोनरी कंजेशन वेन एवर देर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू मायोकार्डियल, जब इस्कीमिया जो है वो लार्जर एरिया ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर लेता है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी एडीमा होगा और पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। सो प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ आएगा ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। नोजिया वोमिटिंग होती है, नोजिया वोमिटिंग बेसिकली वेगल स्टिमुलेशन की वजह से होगी, स्पेशली इंफीरियर वॉल एमआई। सो पेल्पिटेशंस अरिथमियाज की वजह से हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सिनकपी और डिजीनेस के साथ आ सकता है। इट इज ड्यू टू हाइपोटेंशन और सीवियर अरिथमियाज। So there can be atypical presentation of myocardial infarction that is more common in elderly diabetics. Diabetics के अंदर वैसे silent MI होता है, उनको पेन नहीं हो रही होती, and women. Symptoms may include epigastric pain, fatigue, nausea, breathlessness और even silent MI. So myocardial infarction typically भी present कर सकता है, atypical presentation भी देखी इसकी जाती है elderly patients के अंदर, diabetics में और womens में. What are the signs of myocardial infarction? वाइटल साइन चेंजेस, जो वाइटल साइंस हैं उसमें टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, डिपेंड्स अपॉन द इन्फार्क्ट लोकेशन, कि इन्फार्क्ट की लोकेशन क्या है। आइदर इंटीरियर वॉल इन्फार्क्ट है, इंफीरियर वॉल है। हाइपोटेंशन इफ देर इज कार्डिक शॉक अगर डेवलप हो जाएगा तो पेशेंट विल गो इन हाइपोटेंशन, और हाइपरटेंशन इफ इट इज पेन इंड्यूस्ड। सो कोल्ड क्लैमी स्किन और पैलर, इट इज ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन फ्रॉम सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। जेवीपी रेज हो जाएगा इफ राइट वेंट्रिकुलर एमआई और हार्ट फेलियर डेवलप्स। अगर एमआई की वजह से हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है या राइट वेंट्रिकल की इन्वॉल्वमेंट है तो जेवीपी विल बी रेज्ड। देयर कैन बी न्यू हार्ट मर्मर्स, सिस्टोलिक मर्मर, इट मे सजेस्ट माइट्रल, अगर तो कोई वेल्व्यूलर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो फिर मर्मर्स भी आ सकते हैं। सिस्टोलिक मर्मर में सजेस्ट माइट्रल रिगर्जिटेशन, पेपिलरी मसल डिसफंक्शन और वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। पल्मोनरी क्रैकल्स बेसिकली एडीमा के अंदर आएंगे अगर पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की तरफ जा रहा है और पल्मोनरी कंजेशन हो गई है तो पल्मोनरी क्रैकल्स आएंगे। S3 और S4 गैलप साउंड्स, इट सजेस्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या देखा, चेस्ट पेन, डिस्निया, नोजिया, वोमिटिंग, पल्पिटेशंस और सिनकोपी एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है एल्डरली डायबिटिक्स में और वुमेन में। इसके बाद साइंस में वाइटल साइंस आते हैं, टेकिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फार्क्ट लोकेशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन हो सकती है, कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, जेवीपी रेज हो जाएगा इफ देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, एंड न्यू हार्ट मर्मर्स अगर वेल्व्यूलर इन्वॉल्वमेंट है। S3 और S4 गैलप साउंड्स होंगी, दैट्स जस्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। सो अदर लर्निंग टारगेट इज कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो किस टाइम पीरियड में डेवलप होती हैं। एमसीक्यू में बेसिकली यही पूछा जाता है कि एमसीक्यू में उन्होंने हमेशा टाइम दे के आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछनी है। अगर उन्होंने 2 days का टाइम दिया है तब आपने वो रेलिवेंट कॉम्प्लिकेशन सारी उनमें ऑप्शंस में दी होती हैं जो एमआई के पेशेंट डेवलप करते हैं, लेकिन आपने तब वो लगानी है जो उस टाइम पीरियड में हो रही है पेशेंट को। अगर 3 दिन पुराना एमआई है तो फिर उस टाइम पीरियड की कॉम्प्लिकेशन लगानी है। अगर 4 दिन पुराना, 5 दिन पुराना पूछेंगे तो फिर उसी टाइम पीरियड का आपने कॉम्प्लिकेशन को लगाना, आंसर टिक करना होगा। सो 0 to 3 days में कार्डिक अरिथमियाज डेवलप होते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन, कार्डिक अरिथमियाज जो हैं ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन एमआई पेशेंट्स फर्स्ट सेवरल आवर्स में फॉलोइंग इन्फाक्शन एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई एज वेल। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन को एक लेमन टर्म में हार्ट फेलियर भी कहते हैं। हार्ट अटैक, बेसिकली हार्ट अटैक जो है उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसमें 0 to 3 days के पीरियड में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कार्डिक अरिथमियाज हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक भी इसी टाइम पीरियड में हो सकता है पेशेंट को। 3 to 7 days में देर इज मायोकार्डियल रप्चर, मायोकार्डियल रप्चर लीडिंग टू कार्डिक टेम्पोनाड, और कार्डिक टेम्पोनाड में बैक स्ट्राइड होता है। इसमें हाइपोटेंशन पेशेंट डेवलप करता है, नेक वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं और हार्ट साउंड्स मफल्ड होंगी। दिस बैक स्ट्राइड अकर्स इन कार्डिक टेम्पोनाड, और ये 3 to 7 days के टाइम पीरियड में हो रहा होता है आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू पूछा गया बैक स्ट्राइड के ऊपर, कार्डिक टेम्पोनाड के ऊपर। तो हमेशा टाइम पीरियड दे के ही उन्होंने कॉम्प्लिकेशन पूछनी है, तो आपने टाइम पीरियड के हिसाब से ही कॉम्प्लिकेशंस को याद करना है कि 0 to 3 days में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, 3 to 7 days में क्या होता है। तो एक मायोकार्डियल रप्चर इट अकर्स इन 3 to 7 days पीरियड,
acute myocardial rupture, most post infarction fibrinous pericarditis, ventricular septal rupture 3 to 7 days पीरियड में होगा। फिर 4 to 8 वीक्स में वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म और स्यूडो एन्यूरिज्म डेवलप हो सकती है। ड्रेसलर सिंड्रोम 4 to 8 वीक्स में होगा। ड्रेसलर सिंड्रोम इज बेसिकली autoimmune fibrinous pericarditis that is characterized by pleuritic pain and fever। सो ये autoimmune कंडीशन है जो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ही होता है। ड्रेसलर सिंड्रोम में भी टाइप इसको है, इस एमसीक्यू ये भी एमसीक्यू में आता है। ड्रेसलर सिंड्रोम जो है ना, इसमें फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस की टाइप करके भी पूछ सकते हैं, इसमें पेरिकार्डाइटिस की कौन सी टाइप होती है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब है लोकलाइजेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन और ईसीजी। मायोकार्डियल इंफाक्शन को ईसीजी पे किस तरीके से लोकलाइज करेंगे, इसमें वो लीड्स दे के भी पूछेंगे कि अगर उन्होंने कहा V1 से V2 के अंदर देयर इज एसटी एलिवेशन, तो ये कौन टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन, ये मायोकार्डियल इंफाक्शन का पूछ लेंगे। सो दिस इज अगर लीड V1 से V2 इन्वॉल्व है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है यहाँ पे, या अगर एन स्टेमी की बात करें तो एसटी डिप्रेशन और टी वेव चेंजेस मिल रही हैं या क्यू वेव्स मिल रही हैं, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, तो वो एंटेरोसेप्टल होगा। एंटेरोसेप्टल इन्फार्क्ट के अंदर V1 और V2 लीड्स के अंदर चेंजेस आती हैं, और वेसल जो इन्वॉल्व होगी वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग वेसल होगी, लैड। सो इस तरीके से आपने ईसीजी पे एमआई को लोकलाइज करना है। लीड्स में कोरस्पॉन्डिंग लीड्स जो होती हैं जो उस एरिया को ओवरलाई कर रही होती हैं, बेसिकली ये एंट्रोसेप्टल, यहाँ ये V1 और V2 जो होती है ना, ये ओवरलाई कर रही होती है एंट्रोसेप्टल एरिया को। इसी तरह से एंट्रो एपिकल है, उसमें V3 V4 होगी। एंट्रोलैटरल जो लीड्स हैं वो V5 V6 हैं। ये इन वॉल्स को बेसिकली ना ये उनके ऊपर ओवरलाई कर रही होती हैं। इसी तरह से लैटरल वॉल एमआई देखना है तो आपने उसके अंदर 1 और AVL में जाना है। इसी तरह से लिम्ब लीड भी एक इसमें आ जाती है। अब वेसल इसमें जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो वेसल है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लैटरल के अंदर इन्वॉल्व है। इन्फीरियर में राइट कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है, और चेंजेस ईसीजी में 2 3 और AVF में आएंगी। इसी तरह पोस्टीरियर वॉल इन्फार्क्ट देखना है तो उसमें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और V7 से V9 लीड जो है उसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलता है। डिप्रेशन जो है बेसिकली अगर V7 V9 लीड्स नहीं यूज़ कर रहे तो 6 V6 तक यूज़ होती है ना नॉर्मली। अगर आपने पोस्टीरियर देखना है तो V7 से लेके V9 फिर एक्स्ट्रा लीड्स होती हैं, ये लगाते हैं। अगर डिप्रेशन इन V1 to V3 लीड्स है जो इंटीरियर लीड्स हैं बेसिकली, इनमें अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिल जाए या टोल आर वेव्स मिले तो ये भी पोस्टीरियर वॉल इन्फार्क्ट को इंडिकेट करता है। सो ईसीजी की लोकलाइजेशन इन पे भी एमसीक्यू बनता है कि V1 और वी लीड दे के पूछ लेंगे कि इनफैक्ट कौन सी वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है, और या फिर वो वेसल भी पूछ सकते हैं कि V1 और V2 के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है, कौन सी वेसल इन्वॉल्व है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एंट्रोसेप्टल इनफाक्ट एंड लैड इज इन्वॉल्व। इसी तरह से अगर लैटरल इनफाक्ट का पूछ लें कि वेसल उसमें कौन सी है तो उसमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आप लगाएंगे। फिर इसमें आता है एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक, वो है कार्डिक एंजाइम्स एंड डायग्नोसिस। इन पे भी बेतहाशा एमसीक्यूज बनते हैं। तो कार्डिक एंजाइम्स भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एंजाइम कब रेज होती है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या कौन सी एंजाइम ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन सी एंजाइम स्पेसिफिक है, इन पे एमसीक्यूज बनते हैं। कौन सी एंजाइम री इन्फॉक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। So cardiac enzymes they play crucial role in diagnosing myocardial infarction and other heart related conditions. These enzymes are basically released into the bloodstream when the heart muscle is damaged. So key cardiac enzymes include troponins, troponin I and troponin T. Troponins are basically the most sensitive and specific markers for myocardial infarction. Always remember they are most sensitive and specific markers. सो क्या टाइम पीरियड है जब ये राइज करते हैं, दे बेसिकली बिगिन टू राइज विद इन 3 to 6 आवर्स। 3 to 6 आवर्स में ट्रोपोनिन्स रेज होंगी, और इनकी पीक 12 to 24 आवर्स में आएगी। ट्रोपोनिन्स जब रेज होती हैं वो 3 to 6 आवर्स का टाइम पीरियड है, और इनकी पीक 12 to 24 आवर्स में आ रही है, और ये 7 to 14 डेज के लिए एलिवेटेड रहती हैं। ये भी अब वो चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी कि सेंसिटिव कौन है, स्पेसिफिक कौन है, किस टाइम पीरियड के अंदर रेज हो रही है, पीक कब आ रही है, और कितने दिनों के लिए एलिवेटेड रह रही है।
इसी तरह अब इनको इसीलिए सेंसिटिव और स्पेसिफिक कहा जाता है ट्रोपोनिन्स को, क्योंकि इनकी स्मॉल एलिवेशन भी मायोकार्डियल इंजरी को इंडिकेट करती है। दैट्स व्हाई दे आर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। सो ये राइज कब कर रही हैं ट्रोपोनिन्स? आई एंड टी दे बेसिकली 3 to 6 आवर्स पीरियड में राइज करती हैं, पीक 12 to 24 आवर्स में आ रही है, एंड दे रिमेन एलिवेटेड फॉर 7 to 14 days. Or even small elevations indicate myocardial injury, making them the gold standard in the diagnosis of myocardial infarction. So the next enzyme is CKMB. CKMB basically it's an older marker of cardiac injury, और ये अब भी यूज होता है, लेकिन ये some cases it can be used. It rises within the time period of 4 to 6 hours. ये 4 to 6 hours में rise करता है, पीक इसकी 12 to 20, लाइकवाइज ट्रोपोनिन्स की तरह ही 12 to 24 hours में पीक कर रहा है, और नॉर्मलाइज ये 48 to 72 hours में होता है, जबकि ट्रोपोनिन 7 to 14 days में नॉर्मलाइज हो रही हैं। वो 7 to 14 days तक एलिवेटेड रहती हैं ट्रोपोनिन्स, और CKMB जो है ये 48 to 72 hours 3 days के अंदर CKMB नॉर्मलाइज हो जाता है। So it is useful in detecting reinfarction as it declines earlier than troponins. So reinfarction में इसलिए CKMB को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ट्रोपोनिन से जल्दी डिक्लाइन करता है। 3 दिनों के बाद CKMB नॉर्मलाइज हो जाता है, जबकि ट्रोपोनिन जो है वो तो रख दो। 7 to 14 days तक जो है वो एलिवेटेड रहता है। और कोई नहीं देख रहे, एक्स्ट्रा चीज रह गई है, बस यही है थोड़ी सी। राइट। उसके बाद है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मायोग्लोबिन इज द वेरी अर्ली मार्कर एंड इट राइजेज विद इन 1 to 2 hours ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो ये भी पूछ सकते हैं कि जो कौन सा ऐसा कार्डिक एंजाइम है जो सबसे पहले राइज करता है। सो द फर्स्ट वन टू बी एलिवेटेड इज मायोग्लोबिन। सो 1 to 2 hours के पीरियड में ये आफ्टर इंजरी राइज करता है। हाउएवर इट लैक्स स्पेसिफिसिटी बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलीज्ड इन स्केलेटल मसल इंजरी। इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है कोई भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, क्योंकि स्केलेटल मसल इंजरी में भी ये रिलीज हो रहा है। सो मायोग्लोबिन वेरी अर्ली मार्कर टू बी रेज्ड विद इन 1 to 2 hours ऑफ मायोकार्डियल इंजरी, लेकिन स्पेसिफिसिटी लैक कर रहा है क्योंकि स्केलेटल मसल इंजरी में भी रिलीज हो जाता है। सो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इज ऑल्सो लेस कॉमनली यूज टूडे। LDH 12 to 24 hours में राइज करेगा, एंड इट रिमेन्स एलिवेटेड फॉर 10 days। 10 दिनों तक LDH भी एलिवेटेड रहता है। अब क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन किस तरह से पॉसिबल होगी? अब ये आपने देखना है कि कार्डिक ट्रोपोनिन्स में अगर राइज है, इफ देयर इज राइज इन कार्डिक ट्रोपोनिन्स, सो दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, especially when it is correlated with ECG changes मैं and कहा clinical हेलो, मैंने symptoms of एक the बार कहा, patient. 2 दफा कहा। मैं कहा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी से बात कराओ। आगे बात सुन के ठीक बोल है, नहीं थी रही, तो ये रिएक्शन नहीं खत्म हो रहा। ये हमें भी आता है ये रिएक्शन करना, हम फिर ना बिल्कुल सलाम भी नहीं लेंगे, बैठिया रही हूँ। मैं आगे हेलो हेलो करूँ तो आवाज सुन के चुप हो जा। जी डॉक्टर साइमा आप मैंने कहा अपना हेलो, माइक काइंडली अस्सलाम बंद कर लें, वालेकुम। माइक्रोफोन। वालेकुम सलाम, अम्मी से बात कराओ। कितने ठीक है। सो a rise in cardiac troponins is diagnostic of myocardial infarction, especially when it is correlated with ECG changes and clinical symptoms. And CKMB it helps to assess the reinfarction. Reinfarction इसलिए क्योंकि इसका लेवल जो है वो डिक्लाइन कर जाता है 3 days पीरियड में, और ये इसलिए reinfarction के लिए यूज होती है। इट हैज शॉर्टर हाफ लाइफ। सो मायोग्लोबिन इज यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, बट its low specificity limits its diagnostic role. सो ये सिग्निफिकेंस है कार्डिक एंजाइम्स की डायग्नोसिस में। आपको इसमें कार्डिक एंजाइम में क्या पता होना चाहिए? MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कार्डिक एंजाइम्स कौन सी एंजाइम कब कितनी स्पेसिफिक है, कितनी सेंसिटिव है, कौन अर्ली राइज करता है, कौन सी री में यूज होती है, उसके बाद क्या टाइम पीरियड है जिसमें ये एलिवेट हो रही हैं, पीक कब अचीव हो रही है, और उसके बाद नॉर्मलाइज कब होती हैं, डिक्लाइन इनका लेवल कब होना शुरू होता है। ठीक है, ये चीज़ MCQs में इन एंजाइम से रिलेटेड पूछी जाती है। तो मैंने इस स्लाइड में जो पॉइंट्स क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन में हाईलाइट किए हैं किए, और बाकी आपको इनका पीक टाइम सबका याद होना चाहिए, सब कितनी दिनों तक एलिवेटेड रहती हैं और कब ये राइज करती हैं ये बताना चाहिए। सो how it is concluded in summary, basically troponins are the most reliable and widely used markers for diagnosing myocardial infarction.
while CKMB and myoglobin, they have supportive roles. Proper interpretation of these enzymes, along with clinical correlation and ECG findings, is essential for timely diagnosis and management of cardiac events. So the final slide, MCQ प्रैक्टिस. अब आपने इसमें देखना है कि जिस तरीके से मैंने आपको जो इसमें पढ़ाया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, क्या वो MCQ में पूछते हैं और किस तरह पूछा जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे अगर कोई MCQ बने. So post myocardial infarction death on fourth day findings on biopsy of left myocardium. अब उन्होंने पूछा हुआ है कि पोस्ट MI डेथ है और फोर्थ डे पे आपने बायोप्सी फाइंडिंग्स बतानी है. अब इससे आप देखें कि उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में से MCQ बनाया. अब इसके ऑप्शंस क्या हैं? एडीमा, लॉस ऑफ स्ट्राइएशंस, ट्रांसम्यूरल कोलेजन डिपॉजिट्स, सी में लिम्फोसाइट्स, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. सो अगर हम इसको ही पीछे ले जाएं तो फोर्थ डे पे कौन सा इसमें से चेंज आती है? करेक्ट आंसर इसका है डी, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. अब इसको हम पीछे जाके भी एक दफा देख लेते हैं फोर्थ डे पे क्या चेंज आ रहा था. सो यहाँ पे आप देखें तो नेक्रोसिस आना शुरू हो जाता है, मैक्रोफेजेस आ रहे हैं, फेगोसाइटोसिस बिगिन हो गई है. ठीक है, तो 3 to 7 day पीरियड में मैक्रोफेजेस अपीयर एंड बिगिन फेगोसाइटोसिस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू. तो इस तरह से ये इसको MCQ में पूछा है. अब नेक्स्ट MCQ है, patient is having ST segment elevation myocardial infarction and there is elevation in lead 2, 3 and AVF. Which wall MI this is? So अब वॉल उन्होंने लीड्स दी हैं और लीड्स में ST एलिवेशन की चेंजेस दे दी हैं. अब पूछा है कि MI कौन सी वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है. सो लीड 2, 3 AVF जो इंफीरियर वॉल MI को करता है. यहाँ पे देखें अगर लोकलाइजेशन इंफीरियर 2, 3 एंड AVF इंफीरियर वॉल में, ये वेसल भी पूछ सकते हैं इसमें. इन लीड्स में चेंजेस देके पूछ सकते हैं विच वेसल इज इन्वॉल्व. सो दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी. So patient died of myocardial infarction. On autopsy, neutrophils with necrotic area is seen after. अब उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल चेंज दे दिए ऑटोप्सी के ऊपर और पूछा है कि अब पेशेंट का ये चीज जो फाइंडिंग्स हैं ऑटोप्सी में, न्यूट्रोफिल्स और नेक्रोटिक एरिया आ रहे हैं, कब देख सकते हैं ऑटोप्सी में आपको ये फाइंडिंग्स कब मिलेंगी, कितनी देर बाद इन्फार्क्ट के. सो टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो इसका भी आंसर अगर आप पीछे चले जाएं, बेसिकली इसका आंसर 24 आवर्स है. आपने इसमें ही चले जाते हैं, क्या क्या चेंज पूछिए. ये आप देखें कि न्यूट्रोफिल्स और नेक्रोटिक एरिया है. अर्ली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस 12 to 24 आवर्स पीरियड में आ रहा है. तो इस तरह इससे MCQs मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे बनते हैं. इन्हीं टॉपिक्स में से वो पूछते हैं. थैंक यू. आप किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लें. ठीक है डॉक्टर गुल, दैट वाज अ वेरी गुड लेक्चर. ये बेसिकली हमारा एक मेडिसिन इन अ लाइट का सैंपल लेक्चर था टू शोकेस के हमने आगे प्रिपरेशन करवाना है. दिस इज जस्ट वन टॉपिक, एक बाइट साइज किस्म का एक लेक्चर था कि हम दिखा सकें कि हाउ द मेथडोलॉजी ऑफ आवर टीचिंग प्रोसेस इज एंड हाउ डॉक्टर गुल टीचेस. तो इसलिए उन्होंने एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का टॉपिक चुना जो कि एग्जाम बेस्ड में बहुत पूछा जाता है, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो आप इंशाल्लाह ये जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे विद इन द आवर अपलोड हो जाएगी. एंड हमारा जो आने वाला सेशन है वो इंशाल्लाह कल अनाउंस हो जाएगा, कल या परसों तक. तो उसके लिए आप रेडी हो जाएं. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं. डॉक्टर गुल, अगर आपने कोई एंडिंग रिमार्क्स देने हैं तो वो आप दे दें. आहो ठीक है, मैं तैयार हूँ सेशन को आगे लेके चलें. हाँ, याद
आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि डॉक्टर सना ने अपना माइक ऑफ नहीं था किया हुआ और उनके कोई घर की कोई बात चल रही थी। खैर, ओके, आई गेस कि ठीक है, हम इसको वाइंड अप जी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, थैंक यू।